नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर डिस्कशन करेंगे वो है जैव विविधता, भारतीय जैव विविधता। इससे जो भारतीय जैव विविधता, ओके। तो इससे पहली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था जीव जंतु के आधार पर जैव विविधता, ठीक है ना। जीव जंतु के आधार पर जैव विविधता, और ये है क्षेत्र के आधार पर जैव विविधता। पहली बात, जैव विविधता को समझ रहे ना। देखिए, जैव विविधता कहाँ है? जहाँ जीव जंतु और पादपों यानी कि पौधों की, वृक्षों की प्रजातियों की बहुलता हो। जहाँ जंतु, और संक्षेप में कर देते हैं, जहाँ जंतुओं और पादपों चाहे जंगली या पालतू हो, ठीक है, जहाँ जंतुओं और पादपों की बहुलता हो, बहुत सारे हों, तो वो क्या कहलाएगी? जैव विविधता। क्लियर? जहाँ जंतु और पादपों की बहुलता हो, ये डेफिनेशन पूछते हैं कई बार। जहाँ जंतु और पादपों की बहुलता यानी कि बहुत सारे हों, तो वहाँ मतलब बहुलता को क्या बोलेंगे? जैव विविधता है यहाँ, ठीक है ना। यानी कि जीवन अनेक रूपों में, विविध रूपों में है। ठीक, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भारत के जो जीव जंतु हैं, भारत में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, या निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, उसके आधार पर 4 प्रकार की जैव विविधता है। 4 प्रकार की। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? बताइए जरा। यस, हमने क्या पढ़ी थी? इथोपियन जैव विविधता, मलायन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता और भारतीय जैव विविधता। इथोपियन जैव विविधता का मतलब है जो इथोपिया यानी कि जो अफ्रीका की कंट्री है, जो इथोपिया में जीव जंतु मिल रहे हैं वही कहाँ मिल रहे हैं? भारत में मिल रहे हैं। जिस क्षेत्र में मिल रहे हैं तो वही इथोपियन जैव विविधता। जैसे इथोपिया में क्या मिलते हैं? लायन मिलते हैं, बब्बर शेर। और हमारे भारत में कहाँ मिल रहे हैं? गिर में, गुजरात में बब्बर शेर। तो जैव विविधता हो गई इथोपियन जैव विविधता। क्लियर? मलायन जैव विविधता, मलायन जहाँ मलेशिया जैसे जो जीव जंतु मिलेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? मलायन जैव विविधता। ये मिलती है पूर्वी जो हिमालय है उसकी घाटियों में, पढ़ा था, याद है। और यूरोपियन जैव विविधता यानी कि जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, यानी कि बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र है, वहां जो जीव जंतु मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? यूरोप के जीव जंतु से। तो हो गई यूरोपियन जैव विविधता। एक पढ़ी थी हमने भारतीय जैव विविधता। भारतीय जैव विविधता उसमें क्या था? जो दक्कन है, प्रायद्वीपीय जो दक्कन है, यानी कि अगर आप विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का, यानी कि आप कह सकते हैं भाई ऐसे है ना भारत, ऐसे, तो ये पश्चिमी घाट छोड़ दो, यहाँ माउंटेन ऐसे ऐसे, और ये पूर्वी घाट अगर हम छोड़ दें तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है? दक्कन का पठार। तो जो यहाँ की जैव विविधता वो है भारतीय जैव विविधता। क्लियर? तो वो था जीव जंतु के आधार पर। ये क्या है? क्षेत्र के आधार पर। भाई ये क्या है? क्षेत्र के आधार पर। ओके, तो भारतीय जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या है हमारा? जैव भौगोलिक क्षेत्र। एक है संवेदनशील क्षेत्र, या जिसको बोल देते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र। एक है समुद्री जैव विविधता। मोटा मोटा समझते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र वो है जहां जीवों और पादपों की बहुलता मिलती है, ठीक है जी। संवेदनशील क्षेत्र या हॉट स्पॉट क्षेत्र है जहां जीवों और पादपों की बहुलता मिलती है, प्रचुरता है, लेकिन उन पर संकट मंडरा रहा है। अगर, ठीक है, संकट मंडरा रहा है, बहुलता है, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन संकट मंडरा रहा है, तो वह है हॉट स्पॉट क्षेत्र। और समुद्री जैव विविधता बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो समुद्र वाला क्षेत्र है भारत का, उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं या जो वहाँ की वनस्पति है वो कौन सी? समुद्री जैव विविधता। ओके, तो हॉट स्पॉट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्रफल। जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? पूछते हैं, प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं भारत में वो हैं 10, याद कर लीजिए। जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में कितने हैं? यस, जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने? 10 हैं, याद कर लीजिए। और देखिए, इसको आसान तरीके से याद कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। ओके,
नंबर 1 सबसे ऊपर पहुंच जाइए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, हिमालय, और है एक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब का क्षेत्र, जहाँ 7 सिस्टर है ना, वहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, असम वगैरह। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, ट्रांस हिमालय, हिमालय, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद क्या आता है? गंगा का मैदान। उसके बाद क्या आएगा? गंगा का मैदान। तो चारों बता दीजिए फटाफट। ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र, उसके बाद क्या आएगा? गंगा का मैदान। वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा? शुष्क क्षेत्र आएंगे दो, एक अर्ध शुष्क क्षेत्र आएगा और एक आएगा शुष्क क्षेत्र। एक अर्ध शुष्क और एक आएगा शुष्क क्षेत्र। कह सकते हैं मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि जहां मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला जो ये क्षेत्र है। ठीक है ना। इसके बाद आएगा दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, जो मैंने अभी आपको बताया, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार यानी कि बीच वाला भाग। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आएगा पश्चिमी घाट, ये वाला घाट, पश्चिमी घाट। ओके, जैव विविधता में बहुत ही ज्यादा समृद्ध है क्षेत्र, और वर्ल्ड में जैव विविधता में इसका 8वां स्थान है, 8वां स्थान विश्व में। ठीक है, जैव विविधता के क्षेत्र में। और उसके बाद आएगा तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। भाई तट, भाई पहाड़ है, ये पहाड़ है पश्चिमी घाट, और इसके बाद क्या आएंगे? तट। ठीक है, और इधर के भी क्या आएंगे? तट। और उसके बाद द्वीप है। भाई इधर क्या है? लक्षद्वीप है, इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, तो सबसे पहले क्या था? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, उसके बाद हिमालय क्षेत्र, उसके बाद बताइए, रिप्लाई कीजिए यस, उत्तर पूर्व क्षेत्र या नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, उसके बाद गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद क्या आएगा? अर्धशुष्क क्षेत्र, उसके बाद शुष्क क्षेत्र या कह सकते हैं मरुस्थल क्षेत्र। ओके, उसके बाद क्या आएगा? मरुस्थल के बाद और नीचे जाएंगे, राजस्थान से नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? दक्कन का पठार, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद क्या है? पश्चिमी घाट, फिर तटीय क्षेत्र, और फिर है द्वीपीय क्षेत्र। ओके, तो ये 10 क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्र हैं। ऑप्शन में आ सकता है निम्न में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत का नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझ कर पढ़ना हो। अब आइए शुरू करते हैं, इनमें क्या क्या विशेषता है, डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है भाई, हिमालय के प्रकार अगर आपने पढ़े होंगे तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र, सबसे ऊपर लद्दाख की तरफ वाला। ठीक है, तो कश्मीर से, कश्मीर के उत्तर, कश्मीर का जो उत्तरी कश्मीर है वहां से, और लद्दाख से होते हुए, और थोड़ा सा ये हमारे उत्तराखंड से भी गुजर रहा है, और उसके बाद ये सिक्किम, सिक्किम और हिमाचल की जो ऊपरी क्षेत्र है, लाहुल, लाहुल जो घाटी, लाहुल का, लाहुल स्पीति जो क्षेत्र है, लाहुल का ऊपरी क्षेत्र, तो यहां तक क्या है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। ओके, तो ट्रांस हिमालय में ये क्षेत्र आएगा। और ये एक तरह से क्या है? जो ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का एक क्या है? खंड है। भाई हमारी पृथ्वी में कई काफी सारी प्लेट है ना, ठीक है ना, वो प्लेट क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स हैं, यूरोपियन है और ठीक है भारतीय प्लेट है। तो ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? आपस में मूवमेंट करती रहती है, और कई बार जब ये लॉक हो जाती हैं तो क्या होते हैं, और झटके से खुलती हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे बाद में, या हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। तो यूरेशियन प्लेट का एक खंड है ये वाला जो हिस्सा है। ओके, देखिए हमारी जो प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, जो जहां हम हैं, तो ये वाली भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है धीरे धीरे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब कई करोड़ों वर्ष बाद जहां चाइना है वहां भारत हो जाएगा। मूवमेंट चल रहा है कंटिन्यूअस। अब देखिए ठंडे प्रदेशों में क्या मिलेगी आपको? अल्पाइन वनस्पति मिलेगी, अल्पाइन, अल्पाइन वनस्पति, छोटे छोटे घास, काई वगैरह, लाइचेन, काई, छोटे थोड़े होते घास, हल्की फुल्की। ठीक है ना, तो यहाँ क्या मिलेगी आपको? अल्पाइन वनस्पति मिलेगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है इस क्षेत्र में क्या मिलता है? स्नो लेपर्ड। क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड मिलेगा। और यहाँ काली काली गर्दन वाला हंस,
काली गर्दन वाला हंस और एक सफ़ेद बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली मतलब संगमरमर के तरह का रंग होता है उसका, तो वो बड़ी फेमस है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्नो लेपर्ड बताने की, याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, छोड़ो उसको। ओके, हमें क्या याद करना है, काली गर्दन वाला हंस और एक बिल्ली संगमरमर वाली, वो कहाँ मिलेगी, हिमालय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं ट्रांस हिमालय में। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र की। अब अगर देखें तो जो हिमालय क्षेत्र है इसका एरिया है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से यानी कि पाकिस्तान के पास से लेकर और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स तक, यानी कि उत्तर पूर्व श्रेणी तक, उत्तर पूर्व पर्वत श्रृंखला तक, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व पर्वत श्रृंखला तक, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, ठीक है ना, वहां तक। अब अगर आप देखें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, अगर आप मैप में देखें तो लगभग इससे ट्रांस हिमालय के पास से 35 डिग्री अक्षांश रेखा, 35 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, 35 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। और जो ये वाला है नॉर्थ ईस्ट वाला, जो है नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स वाला, ये यहाँ से लगभग 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री के आसपास ये गुजर रही है, ठीक है। ये 35 के आसपास, ये 25, लगभग 10 डिग्री का फर्क है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो ये भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, और जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होगा वहां वर्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, ठीक। तो पश्चिमी जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो पूर्वी हिमालय है उसमें एक तो अधिक वर्षा होगी। अधिक वर्षा पता है ना क्यों हो रही है, एक तो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, ओके, और दूसरा क्या है, भूमध्य रेखा के पास है। और जब वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ घाटियों में क्या मिलेगी, जबरदस्त वनस्पति मिलेगी, बहुत बढ़िया, ठीक, विषुवत रेखा के पास है। अब यहाँ वन उष्णकटिबंधीय वन से लेकर टुंड्रा वन तक यहाँ पर मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ बड़े बड़े वृक्ष मिले, और टुंड्रा मतलब बहुत सारे ऊंचाई वाले क्षेत्र भी हैं, यहाँ बहुत सारे ऊंचाई वाले क्षेत्र भी है, ठीक है ना, तो उन पर टुंड्रा वन मिलेंगे। इस क्षेत्र में जो निचले क्षेत्र है, जैसे मैंने भी बताया, निचले क्षेत्र में बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, स्तनधारी मिलेंगे, ठीक है, जीव जंतु। स्नो लेपर्ड भी यहाँ मिलता है, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हिमाच्छादित रहते हैं। और भूरा भालू, विशेष रूप से क्या है, भूरा भालू, तो भूरा भालू इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। आगे बढ़ता है नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र में तो क्या आ गया, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक। अब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या आ गया, जो मैदानी क्षेत्र है, जो वो क्या है, मैदानी क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, बरसात ज्यादा होती है जैसे मैंने अभी बताया, और उष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलेगी, और यहाँ बांस बहुत मिलते हैं, बांस आपने देखा होगा ना, उत्तर जो पूर्व है वहां से क्या है, बांस की चीजें बहुत सारी बनती है, बांस की चीजें, ठीक है ना, तो यहाँ बांस बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा गंगा का मैदान। ये जो क्षेत्र है राजस्थान से लेकर और आप पश्चिम बंगाल तक अगर आ जाएं तो ये कहलाता है पूरा गंगा का मैदान। ये प्लेन क्षेत्र है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, गंगा के मैदान के नीचे पठारी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान कैसे बना, संभवतः कहीं बहुत पहले, लाखों या करोड़ों वर्ष पहले बाढ़ आई होगी गंगा में और बहुत सारी नदियों के माध्यम से, तो जो ऊंचा नीचा पहाड़ या ऊंचा नीचे वाला क्षेत्र है वो क्या हो गया, उसमें मिट्टी भर गई और वो हो गया प्लेन। अगर राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें होती है और अनेक प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ मिलते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं तो पश्चिम बंगाल में क्या मिलेंगे, मैंग्रोव एक तरह से झाड़ी टाइप की होती है, जहाँ जमीन और समुद्र मिल रहा हो, खारा पानी, जहाँ जमीन और समुद्र मिल रहा हो वहाँ क्या मिलेगी, मैंग्रोव कटी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और कई बार उनकी जड़ें भी बाहर को निकल जाती हैं, अंदर से ऊपर आ जाती हैं, उनको बोलते हैं मैंग्रोव। और यहाँ भारतीय
भारतीय गेंडा भी यहीं पर मिलता है। ओके, गंगा का मैदान हो गया। इसके बाद है अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके बाद क्या है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क मतलब ना तो पूरा शुष्क है और ना ही पूरा नॉर्मल है। तो अगर आप रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान से और दक्कन के पठार के जो बीच का क्षेत्र है, पश्चिमी रेगिस्तान यानी कि राजस्थान, राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात, यानी कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है जहां लोयन मिलते हैं, जहां गिर है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क है, तो रेगिस्तान और दक्कन के पठार के बीच का जो क्षेत्र है अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाएगा। जैसे गुजरात, यहां क्या मिलेंगे? कटीले वन मिलते हैं। इनको बोलते हैं, कटीले वन को बोलते हैं यूफोर्बिया झाड़ी। क्या बोलते हैं? यूफोर्बिया झाड़ी। और जैसे मैंने भी बताया, यहां मिलते हैं एशियाटिक शेर। क्या मिलते हैं? एशियाटिक शेर। जो शेर होता है, शेर, बब्बर शेर यानी कि लायन, वो कहाँ मिलेगा? वो दुर्गम क्षेत्रों में मिलेगा, भीड़ क्षेत्रों में मिलेगा, जहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ खाने के लिए जीव जंतु भी नहीं मिलते, वहाँ लर्न क्या करता है? सर्वाइव करता है। और जो चीते हैं, लेपर्ड हैं, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं घने जंगलों में। ये मिलते हैं घने जंगलों में, जैसे हमारा उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ओके, मरुस्थल। मरुस्थल अर्थ, उसके बाद क्या आएगा? मरुस्थल। राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, या राजस्थान और जो सिंध रेगिस्तान यानी कि पाकिस्तान में चले गया, तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो है मरुस्थल क्षेत्र में आएगा। यहाँ मरुस्थलीय जैव विविधता मिलेगी। नॉर्मली इस क्षेत्र में क्या मिलते हैं? रेंगने वाली चीजें, कीट पतंगे, ठीक है, सांप, बिच्छू, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ मिलेंगी। जंगली गधा, जंगली गधा भी यहाँ मिलता है। और आपने यहाँ एक संकटग्रस्त प्रजाति है काला हिरण, जिसको बोलते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक आपने देखा था ना, सलमान खान के ऊपर एक केस चला था, उसने काले हिरण को मारा था एक मूवी बनाने के दौरान, तो वो यही था। यहाँ के स्थानीय लोग इसको पूजते हैं और ये संकटग्रस्त प्रजाति है काला हिरण, इसको बोलते हैं ब्लैक बक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चिंकारा या मरुस्थली लोमड़ी, ये जो कच्छ मरुस्थल है, कच्छ मरुस्थल है, उसका स्थानीय जीव है ये। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ जी दक्कन में। दक्कन जैसे मैंने पहले बताया, प्रायद्वीपीय पठार ये बीच वाला, यहाँ पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पूर्वी घाट हो गया, और ये है दक्कन का पठार। देखिए, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट और सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा है नर्मदा नदी के ठीक नीचे। नर्मदा नदी के, अगर आप देखें नर्मदा नदी मैप में, आप देखिए जरूर, फिजिकल मैप में देखिए, नर्मदा को हाईलाइट कीजिए। नर्मदा से ऊपर है, नर्मदा से ऊपर क्या है? यस, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। ओके, और नर्मदा के नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज गुजरात से लेके पूरे मध्य प्रदेश में गुजर रही है। ओके, और उसके बाद है ताप्ती नदी, उसके बाद है ताप्ती नदी। ओके, तो जो बीच वाला क्षेत्र है, ऊपर सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, और बीच वाला क्षेत्र है दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ काली मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन यहाँ पर मिलते हैं। समझना है आपको। ओके, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, अब जो ये वाला क्षेत्र है, ये मैंने क्या बोला? सतपुड़ा के ऊपर क्या जाएगी? नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे क्या है? ताप्ती। तो जो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से लेकर नीचे, ताप्ती नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक या कन्याकुमारी तक आप कह सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट भारत की जमीन पर, तो वहां तक जो है ये पश्चिमी घाट है, और इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। आप फिजिकल मैप में देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री के दो भाग हैं, एक गोवा से ऊपर का उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। ओके, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ चल रहे हैं, बनाया हुआ है, सॉरी, डायग्राम बनाया हुआ है, बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो पश्चिमी घाट, स्थानिक नाम क्या है इसका? सह्याद्री है। और जैसे मैंने भी बताया था
जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट का स्थान जो है विश्व में 8वां है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। और ताप्ती नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक है, और यहाँ बीच में क्या है, पठार है, और क्या है बीच में दर्रे। ओके, और भाई आपको पता ही है जब मानसून आता है केरल पर टकराता है, सबसे पहले बरसात बढ़िया है, समुद्र पास में है, तो यहाँ बरसात बढ़िया होती है, तो यहाँ मिलेंगे वर्षावन, वर्षावन, आर्द्र पर्णपाती वन। और यहाँ की एक स्थानिक प्रजाति है, संकटग्रस्त है, और वो है लोयन टेल्ड मकॉक। लोयन टेल्ड मकॉक इंपॉर्टेंट है। लोयन टेल्ड मकॉक कहाँ मिलेगा, लोयन टेल्ड मकॉक, और एक फ्लाइंग उड़ने वाली विशालकाय गिलहरी, ये अरुणाचल प्रदेश में भी थी, ध्यान दीजिए, नामदफा, ठीक है ना, नामदफा। तो ये फ्लाइंग वाली जो है विशालकाय गिलहरी, ये और ये संकटग्रस्त है। लोयन टेल्ड मकॉक क्या है, एक बंदर है जिसकी पूंछ जो है लोयन, क्या कहा, लोयन जैसी है, लोयन जैसी उसकी पूंछ है। तो लोयन टेल्ड मकॉक कहाँ मिलेगा, पश्चिमी घाट में। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम बात करें तटीय जो जैव विविधता है, तटीय जैव विविधता में आपका जो पूर्वी तट भाई, ये तो पश्चिमी घाट था, सह्याद्री पर्वतमाला, इसके बाद समुद्र, यहाँ तट आएगा, और ये समुद्र है। तो यहाँ भी जैव विविधता है, पूर्वी घाट पर भी और पश्चिमी घाट पर भी, ठीक है, दोनों तटों पर जैव विविधता है। और मैंने बताया था आपको, जहाँ जमीन जब समुद्र से मिल रही है तो वहाँ छोटी छोटी वनस्पति हो रही है, छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की होती है, जिनको बोलते हैं मैंग्रोव। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ओके, और इससे भी ज़्यादा बांग्लादेश में तो है ही, खैर बांग्लादेश छोड़िए, तो पश्चिम बंगाल में। और यहाँ आपको मिलता है बंगाल टाइगर। क्या मिलेगा, बंगाल टाइगर, डॉल्फिन, यस, बंगाल टाइगर और डॉल्फिन इस क्षेत्र में मिलेंगे आपको। बंगाल टाइगर तो यहाँ मिलेगा पश्चिम बंगाल की तरफ, और यहाँ डॉल्फिन भी आपको मिलेगी। अच्छा, किसने कहा था कि खुद को बंगाल का शेर, कौन कहता था, हिस्ट्री की बात कर रहा है, आधुनिक भारत की, बंगाल का शेर, यस, टाइगर ऑफ बंगाल, कौन, वेलेजली इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। इसके बाद बात करते हैं द्वीप। बहुत सारे द्वीप बने हैं, इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो टोटल द्वीप हैं वो है 572। कितने हैं, 572 हैं। कुछ पानी का लेवल यहाँ है तो कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ ऊपर हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ बड़े हैं। तो इसमें से जो आवासीय यानी कि जिस पर लोग रहते हैं वो है 32। क्या है, 32। क्या है, 32। ओके, और यहाँ क्या है, एक तो यहाँ मिलती है परवाल भित्तियाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना कि समुद्र के अंदर एक बड़ी बड़ी दीवार, कैल्शियम कार्बोनेट की एक बड़ी दीवार। और यहाँ एक वृक्ष मिलता है, उसका नाम है बेलडा। क्या है, सॉरी, बेहड़ा एक वृक्ष मिलता है यहाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, औषधि दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार में मिलता है बेहड़ा। तो बेहड़ा कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। परवाल भित्ति एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो परवाल होता है एक छोटा जीव है, उसके ऊपर वो क्या है, जो समुद्र का कैल्शियम है वो अपने ऊपर जमा करता रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक उसके ऊपर एक कवर बन जाता है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कछुए के ऊपर होता है ना एक हार्ट, एक इसके हार्ट जो एक धातु का बन जाता है, तो ऐसे ही परवाल के ऊपर बन जाता है। और परवाल क्या है, जब मरता है तो वो एक स्थान पर छोड़ देता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा परवाल आया, उसने उसके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की उसका जो बॉडी थी, इसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ये जमती जाती है, एक के ऊपर एक ये जमती जाती है। और एक बहुत बड़ी दीवार टाइप की इस तरह से पूरे के पूरा समुद्र में बनी हुई है। जो मछलियां हैं जो अंडे देती है वो इन्हीं प्रवाल भित्तियों में देती है। क्यों, क्योंकि जब उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़ी मछलियों से बच जाते हैं, इसमें छिप जाते हैं। ओके, पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपदा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब समुद्र में बहुत सारी उथल पुथल होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रवाल भित्तियां हैं ये रक्षा करती हैं, इनके जमीन से बाहर को ये प्रवाल भित्तियां, इनकी दीवारें समुद्र के अंदर, समुद्र के लेवल तक या उससे थोड़ा नीचाई तक, तो उसके प्रवाह को ये क्या करती हैं, उसको अवरोध करती हैं, उसको रोकती हैं। ओके, तो जैव विविधता हमने पढ़ा। एक बार बता दीजिए जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता क्या होती है? यस, बहुत ही सरल भाषा में बात करें तो जहां जीवों की और पादपों की बहुलता हो उसको क्या बोलेंगे? जैव विविधता। क्या बोलेंगे? जैव विविधता। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलग अलग प्रकार के जीवों की बहुलता है। राजस्थान में अलग प्रकार के हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रकार के हैं, हिमालय की तरफ कश्मीर में अलग प्रकार के हैं, दक्षिण में चले जाएं तो अलग प्रकार के हैं। तो भारत के जो 10 महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र थे, भारत के 10 महत्वपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी, वो आप समझ लीजिए। ओके, इसके बाद बात करेंगे संवेदनशील क्षेत्रों की, हॉट स्पॉट क्षेत्र। ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक बात और कहनी थी, देखिए कोई भी नोबडी इज लूजर, नोबडी इज लूजर इन दिस वर्ल्ड। हम में से कोई भी लूजर नहीं है, अपराजित नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हाँ फर्क इतना होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। कभी राफेल नडाल जीतता है, कभी हारता है। कभी सचिन तेंदुलकर जीतता है, कभी हारता है। कभी नाओमी ओसाका जीतती है, कभी हारती है। कभी सेरेना विलियम्स जीतती है, कभी हारती है। तो सब जीतते हैं, हारते हैं। तो हारने से निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी क्या है? विनर। ओके, इस बात को हमेशा दिमाग में, ध्यान में आपको रखना है। ओके, ऑल आर विनर्स। ओके, तो आज की वीडियो का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।